ढोलकपुर के जंगल में सारे पंछी खुशी खुशी रह रहे थे। जंगल के सारे पंछी बहुत खुश थे क्योंकि नया साल आने वाला था। सभी पंछियों ने अपने अपने घरों की मुरम्मत भी कर ली थी। लूसी कबूतर अपनी मुंह बोली बहन रानो के घर जाता है। वहां जाकर देखता है तो रानो का घर अभी तक नहीं बना था। कबूतर रानो से बोलता है, रानो बहन, अभी तक तुम्हारा घर बनकर तैयार नहीं हुआ है। हम सभी ने तो घर बना लिए हैं। क्या बताऊं कबूतर भैया, कन्नू चिड़े के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ। मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगता है। कोई बात नहीं रानो बहन, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ घर बनाने में। फिर रानो चिड़िया और लूसी कबूतर घर बनाने में जुट जाते हैं। शाम होने से पहले पहले दोनों घर का ढांचा बना लेते हैं। अब बस छत पर सूखी घास डालना बाकी था। रानो चिड़िया, अब छत पर सूखी घास डालना बाकी है। अब हम जंगल में जाकर सूखी घास का प्रबंध करते हैं। फिर वे दोनों जंगल से सूखी घास लेने चले जाते हैं। दूसरी तरफ कालू कौआ रानो चिड़िया का घर बनते सोच रहा होता है। आज मौका अच्छा है रानो से अपना बदला लेने का। इसे मैंने बस मुझसे शादी करने को ही बोला था। इसने मुझे सभी पंछियों के सामने थप्पड़ ही मार डाला। आज देखता हूँ कैसे जाएगी राजा के महल में नया साल मनाने। फिर कालू कौआ उसके घर का ढांचा तोड़ देता है और वहां से चला जाता है। इधर रानो चिड़िया और लूसी कबूतर सूखी घास लेकर जब घर पर पहुंचते हैं तो वहां पर कुछ भी नहीं था। रानो चिड़िया रोने लगती है। चुप कर जाओ रानो चिड़िया, ये सब किसने किया होगा? किसकी दुश्मनी है तुम्हारे साथ? मुझे तो लगता है ये सब कालू कौवे ने किया है। जब से मैंने उसे शादी करने के लिए मना किया था, तब से वह मेरा हमेशा नुकसान ही करता आ रहा है। शाम होते ही सारे पंछी राजा के महल में नया साल मनाने चले जाते हैं। राजा को महल में रानो चिड़िया और कबूतर दिखाई नहीं देते। मंत्री, रानो चिड़िया और कबूतर को बंदी बनाकर महल में पेश किया जाए। उन्होंने राजा के निमंत्रण का अपमान किया है। रानो चिड़िया और कबूतर को बंदी बनाकर महल में ले आते हैं। रानो, क्या तुम्हें पता नहीं, हर बार नए साल का जश्न महल में मनाया जाता है। तुम दोनों ने हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया है। तुम दोनों को हमारी आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए कड़ी सजा मिलेगी। नहीं नहीं महाराज, पहले हमारी बातों को सुना जाए। रानो रोते हुए सारी बात राजा को बताती है। सैनिकों, पकड़ लो इस दुष्ट कौवे को और डाल दो इसे जेल में। मंत्री तोताराम, हमारी तरफ से इस नए साल पर रानो चिड़िया को नया घर तोहफे में दिया जाए। इस तरह रानो चिड़िया खुशी खुशी अपना नया साल सभी पंछियों के साथ राजा के महल में मनाती है। रानो चिड़िया खुशी खुशी अपने पति मानो चिड़े के साथ रह रही थी। कुछ दिन पहले ही रानो चिड़िया के घर खुशियों ने दस्तक दी थी। रानो ने 2 अंडे दिए थे। रानो अपने पति से कहती है, जी सुनते हो, कुछ दिनों बाद हमारे इन अंडों से बच्चे बाहर आ जाएंगे। बारिश और तेज हवाओं का मौसम भी आने वाला है। इससे पहले हमें ढेर सारा भोजन इकट्ठा कर लेना चाहिए। रानो, तुम बात तो सही कह रही हो। ऐसा करते हैं, मैं आज ही जंगल में भोजन की तलाश में जाता हूँ। तुम अंडों का ध्यान रखना। इतना कहकर मानो चिड़ा जंगल में भोजन की तलाश में निकल जाता है। जब मानो चिड़ा ऊंचे पहाड़ों वाले जंगल में जाता है, वहां मानो चिड़ा तेज तूफानी बारिश में फंस जाता है।
तूफान तेज होने से मानो चिड़े पर पेड़ से टहनी टूटकर उस पर गिर जाती है और वह वहीं पर बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ घर पर रानो चिड़िया सोच रही होती है, अंधेरा भी होने वाला है, पता नहीं कहाँ पर रह गए, मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसे ही सोचते सोचते रानो चिड़िया सो जाती है। कुछ दिन गुजरने के बाद रानो चिड़िया को यकीन हो जाता है कि उसका पति अब इस दुनिया में नहीं रहा। समय गुजरते ही उन अंडों से 2 बच्चे बाहर आ जाते हैं। एक बेटा और एक बेटी ने जन्म लिया था। वाह, कितने सुंदर हैं मेरे बच्चे। बेटा, मैं तुम्हें लड्डू और बेटी को सिम्मी बुलाया करूंगी। ठीक है मम्मा। बच्चों, मैं तुम्हारे लिए खाना लेने जा रही हूँ। घोंसले में ही रहना जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। रानो बच्चों को घर में छोड़कर दाना लेने चली जाती है। बच्चों की परवरिश के लिए रानो को अब ज़्यादा दाना लाना था, इसलिए वह ऊंचे पहाड़ों वाले जंगल में चली जाती है। अब तो 1 हफ्ते का दाना हो गया है, जल्दी से घर लौट चलती हूँ, अंधेरा भी होने वाला है। जैसे ही रानो चिड़िया दाना लेकर घर लौट रही होती है, उसकी नज़र मानो चिड़े पर पड़ती है। वह उसे देख खुश हो जाती है और मानो चिड़े के पास जाती है। आप यहाँ क्या कर रहे हो और इतने समय से घर वापस क्यों नहीं आए? आप कौन हो और आप किस घर की बात कर रही हो? मैं रानो, आपकी पत्नी। मेरी पत्नी? मैं नहीं जानता आपको। आप कौन हो? रानो चिड़िया अपने मन ही मन सोचती है, लगता है इनकी याददाश्त चली गई है, अब मुझे ही कुछ करना होगा। आप मेरे साथ चलिए। रानो जैसे तैसे कर मानो चिड़े को अपने साथ घर ले आती है। मम्मा, ये कौन है? बेटा, ये आपके पापा हैं। आपके जन्म से पहले ये दाना लेने ऊंचे पहाड़ों पर गए थे। मुझे लगता है पहाड़ों पर तेज तूफान में फंसकर इनके सर पर जो चोट आई है, जिसकी वजह से इनकी याददाश्त चली गई है। रानो बच्चों के साथ बात कर रही होती है। रानो की बातों को सुनते सुनते मानो चिड़े की याददाश्त वापस आ जाती है। रानो, मेरी पत्नी? अपने पति से अपना नाम सुन रानो चिड़िया खुश हो जाती है। आपकी याददाश्त आ गई, आपकी याददाश्त आ गई। रानो चिड़िया फिर सारी बात मानो चिड़े को बताती है कि ये हमारे अंडों से बच्चे निकले हैं। इस तरह सारा परिवार फिर से खुशी खुशी रहने लगता है। लाडो चिड़िया अपनी बेटी सिमी के साथ सारा दिन खेत में काम किया करती थी। माँ, अगर इस बार बारिश नहीं हुई तो हमारी सारी फसल खराब हो जाएगी। ये बात सुनकर लाडो चिड़िया उदास हो जाती है। कोई बात नहीं बेटा, अब ऊपर वाले के ही हाथ में है। ओ माँ, अब उदास मत हो, आओ अब घर चले। दोनों माँ बेटी घर की तरफ चल पड़ती हैं। शाम हो जाती है, दोनों माँ बेटी सो जाती हैं। अगली सुबह लाडो चिड़िया घर के बाहर बैठी थी और सिमी घोंसले में सो रही थी। गर्मी ज्यादा लग रही है, ऐसा करती हूँ नदी से पानी पी आऊं। लाडो नदी की तरफ चली गई। कालू कौआ एक समोसा उसी रास्ते से ले जा रहा था। उसकी महक सिमी को लगी। उठकर कहती है, कितनी अच्छी महक आ रही। सिमी उठकर घर के बाहर आती है। देखती है तो कालू एक समोसा लेकर जा रहा था। देखकर सिमी के मुंह में पानी आ गया। माँ आएगी तो बोलूंगी कि माँ मुझे भी समोसा खाना है। लाडो नदी के किनारे पानी पी रही थी। तभी छमछम से बारिश होने लगती है। अरे अब क्या करूँ, बारिश तो होने लगी।
लाडो घर की तरफ चलने लगी। बारिश इतना तेज था कि लाडो से उड़ा नहीं जा रहा था। पास में ही रानू चिड़िया का घर था। लाडो रानू के पास चली जाती है। बहन, मैं क्या करूं? इतनी तेज बारिश में मेरा बच्चा किस हाल में होगा? रानू कहती है, तुम चिंता ना करो बहन, तुम्हारा बच्चा सुरक्षित होगा। ऊपर वाला सब अच्छा करेगा। चिड़िया की सारी फसल खराब हो गई थी। चिड़िया के खेत में जादुई पेड़ उग गया था। अगले दिन जब सुबह हुआ तो लाडो अपने घर के बाहर आ गई। लाडो दरवाजा खोलकर अंदर जाती है तो अपनी बेटी को सही सलामत देखकर खुश हो जाती है। माँ, तुम कहाँ चली गई थी? कहीं नहीं बेटा, मैं नदी से पानी पीने गई थी। बारिश इतनी तेज होने लगी कि मुझसे घर वापस नहीं आया गया। तो चलो फिर खेत की तरफ चले। फिर दोनों अपने खेत की तरफ चल पड़ती हैं। जाकर देखती हैं तो सारी फसल गिर चुका था। सिमी बहुत निराश होती। माँ, अब क्या करें? सारी फसल तो नष्ट हो। लाडो की नजर सामने लगे जादुई पेड़ पर पड़ती है। पेड़ के ऊपर गरम गरम समोसे लगे थे। बेटा, इधर पेड़ पर देखो, कितने गरम गरम समोसे लगे हैं। माँ, आओ तो जरा, समोसे देखो कितने स्वादिष्ट। इस तरह गरीब लाडो चिड़िया की जिंदगी अच्छी हो जाती है। जंगल में सभी पंछी खुशी खुशी रह रहे थे। जंगल में टूनी चिड़िया, रानू मौसी, कालू और उसकी पत्नी रह रहे थे। इस जंगल में खाने पीने की कोई भी कमी नहीं थी। सभी पंछियों ने अपना अपना फल का पेड़ भी लगाया था। टूनी, सर्दी का मौसम आने वाला है। हमें जल्दी से जल्दी अपने अपने घरों की मुरम्मत कर लेनी चाहिए। हाँ रानू मौसी, लेकिन सर्दी आने में अभी समय है। ऐसे ही बातों में टूनी घर की मुरम्मत को लेकर बात टाल देती है। कालू कौवा और उसकी पत्नी तो पहले ही कामचोर थे। वे हमेशा रानू मौसी और टूनी चिड़िया पर ही निर्भर रहते थे। धीरे धीरे सर्दी बढ़ने लगी थी। पंछियों ने अपने अपने घरों की मुरम्मत भी कर ली थी, लेकिन सर्दियों में भोजन की भी कमी आ जाती थी। अगली सुबह, टूनी चिड़िया, कालू कौवे, सर्दी अब बढ़ रही है। हमें बर्फबारी से पहले पहले भोजन इकट्ठा कर लेना चाहिए। ठीक है रानू मौसी, हम आज ही भोजन लेने जाएंगे। फिर सारे पंछी भोजन की तलाश में पहाड़ों पर चले जाते हैं। सारा दिन भोजन ढूंढने पर भी उन्हें भोजन नहीं मिलता है, क्योंकि सारा भोजन दूसरे जंगलों से आए पंछी लेकर चले गए थे। रानू मौसी, जंगल में भोजन तो नहीं है, अब हम क्या खाएंगे? कल से बर्फबारी भी शुरू हो जाएगी। टूनी, हमने भोजन लेने आने में देरी कर दी है। दूसरे जंगलों से आए पंछी सारा भोजन लेकर चले गए हैं। हाय राम, अब हम इन सर्दियों में क्या खाएंगे? अगर हमें भोजन नहीं मिला तो हम इन सर्दियों में मर जाएंगे। सारे पंछी बिना भोजन के अपने अपने घोंसलों में लौट आते हैं और उसी रात को खूब बर्फबारी हो जाती है। सारा जंगल सफ़ेद चादर से ढक जाता है। उसी रात दूसरे जंगल से बुलबुल आती है। ज़्यादा सर्दी पड़ने से उसका घर टूट चुका था। बुलबुल बेघर हो चुकी थी। वह सभी का दरवाज़ा खटखटाती है, लेकिन कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलता है। निराश मन से बुलबुल पेड़ों के पत्तों के नीचे आ बैठती है। तभी उसकी नज़र बड़े से सेब के घर पर पड़ती है। वह उसमें चली जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई सेब।
अगले दिन सारे पंछी जादुई सेब देखकर हैरान हो जाते हैं। अगर हम ऐसे ही भूखे रहे तो हम इतनी ठंड में मर जाएंगे। ऐसे पंछी आपस में बातें कर रहे होते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद सभी पंछियों के पास भोजन खत्म हो जाता है, लेकिन बुलबुल रोज नए नए पकवान खा रही थी। रानू मौसी, अब तो हमारे पास भोजन भी खत्म हो गया है, लेकिन ये बुलबुल रोज अलग अलग पकवान खाती है। अगर हम ऐसे ही भूखे रहे तो हम इतनी ठंड में मर जाएंगे। रात हो जाती है। सारे पंछी अपने अपने घोंसलों में सो जाते हैं। रात में बर्फबारी इतनी ज़्यादा होती है कि सभी पंछियों के घोंसले टूट जाते हैं। सभी पंछी इकट्ठे होकर बुलबुल के पास मदद को जाते हैं। आप सभी इतनी ठंड में इधर क्या कर रहे हो? हम सभी के घर ज़्यादा बर्फबारी में टूट गए हैं। क्या आप हमें अपने घर में रहने दोगे? फिर सभी पंछी बुलबुल से माफ़ी मांगकर उसके घर में आ जाते हैं। बुलबुल सभी पंछियों को माफ़ करके अपने घर में रख लेती है और उन्हें खाने को भी ढेर सारा खाना देती है। फिर इस तरह सभी पंछी खुशी खुशी मिलकर उस जादुई सेब में रहने लगते हैं। ये कहानी एक बहुत ही खूबसूरत से जंगल की है। इस जंगल में सभी प्रकार के पक्षी रहा करते थे। जंगल में एक मीनू चिड़िया भी रहती थी। मीनू चिड़िया अभी अंडे देने वाली थी। जंगल में अभी बारिशों का मौसम आने ही वाला था, इसीलिए जंगल के सभी पक्षी अपने घरों की मरम्मत करने में लगे हुए थे। हाँ तो भाई पक्षियों, आप सब में से कौन सा पक्षी अपना नया घर बनाने वाला है और कौन सा पक्षी अपने पुराने ही घर की मरम्मत करवाएगा इस बारिश में? अभी तो मैंने कुछ समय पहले ही अपना घर बनवाया था, इसीलिए मैं तो बस अब अपने घर की हल्की फुल्की सी मरम्मत ही करवाऊंगा। भाई, मैं तो खुद ऐसा ही करने वाली हूँ, बस थोड़ी सी ही अपने घर की मरम्मत करवाऊंगी। मेरा घर तो काफी ज्यादा पुराना बना हुआ है, इसीलिए मैं तो अपना ये घर तोड़कर दूसरा घर बनाने वाला हूँ। हाँ तो फिर इसका मतलब मैं और मीठू तो अपना नया घर बना रहे हैं और तुम और कबूतर अपना वही पुराना घर मरम्मत करवाओगे। लेकिन मीनू चिड़िया, तुमने क्या सोचा है? इतनी खामोशी और परेशान क्यों खड़ी हो तुम? अरे पक्षियों, मेरा घर तो जंगल में सबसे ज्यादा ही कमजोर है, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं क्या करूं? मैं अंडे देने वाली हूं, इसीलिए मेरी तबीयत भी कुछ खराब है और इसमें तो मैं ज्यादा मेहनत का कोई भी काम नहीं कर सकती हूं। मैं तो अपने घर की मरम्मत भी नहीं कर सकती हूं और ना ही अपना नया घर बना सकती हूं। मीनू चिड़िया की बात सुनकर कालू कौवा अब वह अपने मन ही मन सोचने लगता है, कहीं ये मीनू चिड़िया अपनी जिम्मेदारी हम में से ही किसी पक्षी पर न डाल दे। चलो जल्दी से ही ये बात ही बदल देता हूं। चलो ठीक है, वैसे भी अभी तो समय है बारिश होने में। क्या पता तुम कल अंडे दे दो, उसके बाद तो तुम अपना घर खुद बना सकती हो। फिर सभी पक्षी अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह होते ही कुछ पक्षी अपना नया घर बना रहे होते हैं और कुछ पक्षी अपने पुराने घर की मरम्मत कर रहे होते हैं। लेकिन मीनू चिड़िया आज भी काफी ज्यादा परेशान अपने घर में बैठी हुई होती है, क्योंकि आज उसके अंडे नहीं हुए होते। बस मीनू चिड़िया काफी ज्यादा परेशान सोच रही होती है, इन सभी पक्षियों के घर तो आज शाम तक बन भी जाएंगे और मेरा घर तो देखो वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है। अगर आज रात बारिश हो गई तो पता नहीं मेरा क्या होगा। कुछ ही समय के बाद जंगल में शाम हो जाती है। सभी पक्षियों ने अपने घर भी बना लिए होते हैं। दूसरी तरफ शाम होते ही चिड़िया ने अपने घर में अंडे भी दे दिए होते हैं। चलो, अब तो मैंने भी अंडे दे दिए हैं। अब मैं भी जल्दी से अपना नया घर बना लेती हूँ, ताकि बारिश से मेरे अंडों को कोई नुकसान ना हो। फिर अब मीनू चिड़िया जैसे ही अपने घर से बाहर निकलती है तो अचानक से तेज तूफानी हवाओं के साथ जंगल में बारिश शुरू हो जाती है। अरे ये क्या हो गया है? बारिश तो अभी से ही शुरू हो गई है। अब तो मैं ऐसे अपने अंडों को अकेला छोड़कर भी नहीं जा सकती हूँ। फिर अब मीनू चिड़िया जल्दी से अपने घर में अंडों के पास आ जाती है।
अब देखते ही देखते हुए बारिश काफी ज्यादा पड़ने लगती है। अब तेज हवाओं के कारण चिड़िया का घर जोर जोर से हिलने लगता है। अरे, ये क्या हो रहा है? अगर ऐसे ही घर हिलता रहेगा तो मेरे सारे अंडे टूट जाएंगे। मुझे अपने अंडों को लेकर अब बाहर जाना होगा। बस फिर अब मीनू चिड़िया अपने घर के बाहर अंडे लेकर आती है तो जंगल में काफी ज्यादा तेज बारिश हो रही होती है। चिड़िया जल्दी से कालू कौवा के घर के बाहर आ जाती है और उसके घर का गेट बजाने लगती है। अरे कालू कौवा, जल्दी से मुझे और मेरे अंडों को अपने घर में ले लो, क्योंकि मेरा घर टूट गया है। अगर मैंने अभी इस वक्त मीनू चिड़िया की मदद की तो जब तक इसके अंडों से बच्चे नहीं निकल जाएंगे, जब तक ये मीनू चिड़िया यहीं पर ही रहेंगी। अरे नहीं नहीं मीनू चिड़िया, मेरे घर पर तो अभी मेहमान आए हुए हैं, इसीलिए तुम अभी किसी और के घर पर चली जाओ। फिर अब मीनू चिड़िया अपने अंडे लेकर सभी पक्षियों के घर की तरफ मदद मांगने जाती है, लेकिन कोई भी पक्षी उसकी मदद नहीं करता। मीनू चिड़िया थक हारकर कद्दू की फसल के पास आकर बैठ जाती है। तभी मीनू चिड़िया को वहां पर अचानक से काफी ज्यादा बरहा सा कद्दू नजर आता है। ये कद्दू तो काफी ज्यादा मजबूत और बढ़ा लग रहा है। बस फिर अब मीनू चिड़िया उस बरहे से कद्दू में सुराख करके अपने अंडों को लेकर उसमें बैठ जाती है। दूसरी तरफ जंगल में तेज तूफानी हवाओं के कारण सभी पक्षियों के घर टूट जाते हैं। अब सभी पक्षी जंगल में देखते हैं कि मीनू चिड़िया अपने बरहे से कद्दू के घर में आराम से बैठी होती है। सभी पक्षी वहां आकर चिड़िया से मदद मांगने लगते हैं। अरे मीनू चिड़िया, तुम हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारा साथ नहीं दिया, लेकिन अभी इस वक्त सिर्फ तुम ही हमारी मदद कर सकती हो। मुझे पता है अभी बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही है, इसलिए मैं आप लोगों की तरह नहीं करूंगी। मेरा घर बहुत बरहा है, आप लोग मेरे घर के अंदर आराम से आ जाइए और बारिश होने तक इसी के अंदर रहे। फिर ऐसे ही अब सब कुछ ठीक हो जाता है। सभी पक्षी सुकून से मीनू चिड़िया के कद्दू के घर में रहने लगते हैं। ये कहानी एक बहुत ही बड़े और खूबसूरत से जंगल की है। इस जंगल में सभी प्रकार के पक्षी रहा करते थे। जंगल में एक मीनू चिड़िया अपने पति मानव चिड़े के साथ रहती थी। वो दोनों बहुत ज्यादा गरीब थे। मानव चिड़ा जंगल में मजदूरी का काम किया करता था और उसी से ही बहुत मुश्किल से अपना गुजारा किया करता था। मीनू चिड़िया को चाय बहुत ज्यादा पसंद थी। उनके घर में भोजन का सामान हो या ना हो, पर चाय का सामान हमेशा होता था। जैसे ही मानव चिढ़े को ज्यादा दाने मिलते थे तो मानो चिढ़े को काफी ज्यादा चाय का सामान लाकर घर में रखना पड़ता था। मीनू चिड़िया की इसी आदत को मानो चिढ़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। अरे मीनू चिड़िया, मैंने तुम्हें कल काफी ज्यादा दाने दिए थे घर का सामान लाने के लिए। बताओ तो जरा, क्या लेकर आई हो तुम? अच्छा रुको तो जरा, मैं अभी लाके दिखाती हूँ मैं क्या लेकर आई हूँ। बस फिर मीनू चिड़िया काफी ज्यादा चाय का सामान लाकर मानो चिढ़े के सामने रख देती है। अरे ये क्या, मैंने तुम्हें इतने सारे दाने दिए थे और तुम सारे दानों का चाय का सामान लेकर आ गई हो। आखिर तुम्हें करना क्या इतने चाय के सामान का? तुम कौन सा चाय का कारोबार करती हो? अरे वाह मानो चिड़े, तुमने तो बातों ही बातों में कितना अच्छा आइडिया दे दिया है मुझे। अरे भाई, क्या हो गया है तुम्हें? मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूं और तुम मुझे क्या जवाब दे रही हो? अरे मानो चिड़े, मेरे पास तुम्हारी किसी भी बात का जवाब नहीं है। अब तुम सुबह ही देखना क्या होता है। बस फिर मानो चिढ़ा काफी ज्यादा गुस्से में सो जाता है। मीनू चिड़िया अपने मन ही मन सोच रही होती है, मानो चिड़े की बात से मुझे कितना अच्छा आइडिया मिला है। अब कल सुबह से ही मैं अपने घर के आगे टेबल लगाकर चाय बेचूंगी और अपना काम शुरू करूंगी। अब अगले दिन सुबह होते ही मीनू चिड़िया ने जैसा सोचा होता है वैसे ही वो अपने घर के आगे चाय का सारा सामान लगाकर बैठ जाती है। थोड़ी ही देर में पक्षी भी उसकी दुकान पर चाय पीने आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब मानो चिढ़ा उठकर देखता है कि मीनू चिड़िया तो घर के बाहर चाय बेच रही है। अच्छा, तो ये करने का सोच रही थी तुम कल। अब अगर तुमने चाय बेच दी हो तो जरा मुझे भोजन भी दे दो। अरे मानो चिड़े, तुम्हें दिख नहीं रहा है
कि मेरा काम चल रहा है। आज तुम खुद भोजन बनाकर खा लो। मगर मीनू चिड़िया, घर का चूल्हा उठाकर तो तुम बाहर लेकर आ गई हो। ठीक है भाई, मैं ही दे देती हूँ तुम्हें भोजन। थोड़ा सा सब्र करो, घर में जाओ। फिर ऐसे ही चाय बेचते बेचते शाम हो जाती है। मीनू चिड़िया की अच्छी खासी कमाई हो जाती है। अब मीनू चिड़िया के पास बस थोड़ी सी ही चाय बच गई होती है। अब एक काम करती हूँ, ये चाय मैं पेड़ के किनारे डाल देती हूँ और घर पर जाकर मानव चिड़े को भोजन दे देती हूँ। बस फिर अब मीनू चिड़िया अपने बाजू वाले पेड़ के किनारे चाय डाल देती है और घर पर आकर मानो चिड़े को भोजन दे देती है। अब भोजन करने के बाद वे लोग सो जाते हैं। अगले दिन सुबह जब मीनू चिड़िया अपने घर से बाहर आती है तो देखती है कि मीनू चिड़िया ने जिस पेड़ के नीचे चाय डाली थी उस पेड़ के ऊपर पत्ती के पौधे लगे होते हैं। ये देखकर मीनू चिड़िया काफी ज्यादा खुश हो जाती है और मानो चिड़े को भी बुलाकर ले आती हैं। अरे वाह, मीनू चिड़िया, सच में ये पत्ती के पौधे हैं। अब हमें बाजार से जाकर चाय की पत्ती नहीं लानी होगी। देखना मानो चिड़े, अब मेरा ये चाय का कारोबार कितना आगे जाएगा। अब मीनू चिड़िया उस पेड़ से पत्ती निकाल कर ले आती है और चाय बनाने लगती है। मीनू चिड़िया, जंगल में पत्ती तो बहुत ज्यादा महंगी है, फिर तुमने क्या सोचकर चाय का कारोबार शुरू किया है? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं कालू। समझो, मुझे ये पत्ती मुफ्त में मिलती है। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बता सकती हूँ। चलो जो भी है, लेकिन हाँ, एक बात तो है, मीनू चिड़िया, इस चाय के पीते ही हमारा पूरा दिन काफी ज्यादा अच्छा गुजरता है। सभी पक्षी तो वहां से चाय पीकर चले जाते हैं, लेकिन कालू कौआ वहीं बैठा अभी तक यही सोच रहा होता है। आखिर ये पत्ती का क्या राज है, कैसे पता लगाऊं? मैं आज छुपकर इस मीनू चिड़िया पर पूरा दिन नजर रखूंगा, फिर तो मुझे पता चल ही जाएगा कि ये पत्ती कहां से आ रही है इसके पास। बस फिर अब यही सोचकर कालू कौआ एक दरख्त में छुप जाता है और पूरा दिन मीनू चिड़िया पर नजर रखने लगता है। शाम होते ही मीनू चिड़िया बची हुई चाय उस पेड़ के किनारे डालकर वहां से चली जाती है। कालू कौआ ये सब कुछ देख रहा होता है। अब कालू कौआ भी उस पेड़ के पास आ जाता है। तभी उसे वहां पर पत्ती के पौधों का राज पता चल जाता है। अच्छा, तो ये मीनू चिड़िया ऐसे चलाती है अपना कारोबार। अभी बताता हूं मैं इसे क्या कर सकता हूं। फिर अब कालू कौआ बादल के पास जाता है और उसे बारिश का बोलकर वहां से घर आ जाता है। बारिश की वजह से इस मीनू चिड़िया के जितने भी पौधे हैं ये सब खराब होकर टूट जाएंगे। फिर देखूंगा मैं कैसे चलाती है ये मीनू चिड़िया अपना कारोबार। थोड़ी ही देर में जंगल में बारिश शुरू हो जाती है। मीनू चिड़िया भी सोच रही होती है, अरे ये बारिश अचानक से कैसे शुरू हो गई है? कहीं बारिश के कारण पत्ती के पौधे खराब ना हो जाए। बस फिर अब मीनू चिड़िया बारिश रुकने का इंतजार करती है, पर पूरी रात बारिश नहीं रुकती है। अब अगले दिन जब मीनू चिड़िया उस पेड़ के पास आकर देखती है तो वहां पर तो और भी काफी ज्यादा अच्छे और ताजे पत्ते उग गए होते हैं। इस बारिश से तो मेरा और भी ज्यादा फायदा हो गया है। चलो अब जल्दी से चाय बना लेती हूँ। थोड़ी ही देर बाद सभी पक्षी चाय पीने के लिए आ जाते हैं। मीनू चिड़िया भी अब सभी पक्षियों को चाय पिला देती है। सभी पक्षी खुशी खुशी चाय पी रहे होते हैं और कालू कौआ अपनी चाल नाकाम होने पर काफी ज्यादा पछता रहा होता है। मनाली के जंगलों में सभी पंछी बग्गो चील से डर कर रहते थे। बग्गो चील पंछियों के अंडे और छोटे बच्चों को खा जाती थी। एक दिन गौरी गांव से दाना लेने गई। बंकू बेटा, तुम अंदर से बाहर नहीं निकलना, जंगल में खतरा बढ़ गया है। मैं थोड़ी देर में दाना लेकर आ जाऊंगी। ठीक है मम्मा, तुम जल्दी आ जाना। जब गौरी वापस आती है तो देखती है बग्गो बंकू को उठा ले जा रही थी। रुक जा बग्गो, मेरे बेटे को वापस कर दे, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। बग्गो रुकती नहीं, वह लंबी उड़ान भर लेती है। गौरी भी कहाँ मानने वाली थी, वह बग्गो के पीछे पीछे उड़ने लग जाती है।
गौरी बग्गो के साथ मुकाबला करती है। जैसे तैसे करके अपने बेटे बंकू को बग्गो के चंगुल से छुड़ा लेती है। गौरी, आज तुमने अपनी चालाकी के साथ साथ बहादुरी भी दिखा दी। लाडो बहन, कब तक हम इस बग्गो चील को अपने बच्चों को ऐसे ही खाने देंगे? हमें मिलकर बग्गो चील का मुकाबला करना होगा। तुम ठीक बोल रही हो गौरी। अगले दिन सारे पंछी मिलकर बग्गो के छोटे बेटे नन्हे चील को उठाकर ले आते हैं और उसे बंदी बना लेते हैं। सुबह होने पर जब बग्गो घोंसले में देखती है तो नन्हा चील नहीं था। बग्गो को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। बग्गो चील उड़ती हुई पंछियों के पास जाती है तो देखती है नन्हे चील को पंछियों ने बंदी बना रखा था। पंछियों, मेरा बेटा मुझे वापस कर दो। नहीं बग्गो, आज हम सब पंछी तेरे बेटे को मार खाएंगे। नहीं नहीं गौरी, ऐसा मत करना, मुझे माफ कर दो। पंछियों, मैं आगे से तुम्हें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अपने बेटे को लेकर दूसरे जंगल चली जाऊंगी। सभी पंछियों की बहादुरी से पंछी चील को भगाने में कामयाब हो जाते हैं। खुशी खुशी मनाली के जंगलों में रहने लगते हैं।